नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं अति पिछड़ों के बड़े नेता पूर्व एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह। रामबली जी पढ़ाते भी हैं और राजनीति भी सिखाते हैं अति पिछड़ों को, उनकी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे कि कितनी भागीदारी अति पिछड़ों को मिलने जा रही है जन सुराज पार्टी में। तो स्वागत है आपका रामबली जी। आपको भी शुक्रिया। तो जन सुराज में आप तो पढ़ाते हैं और राजनीति का कखरा भी सिखाते हैं, अति पिछड़ों को मजबूती भी दिलाते हैं। तो जन सुराज में कितनी मजबूती मिलेगी अति पिछड़ों को, ईबीसी को? देखिए, जन सुराज में आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अति पिछड़ा जिसको पहली बार बिहार के अंदर पहचान अगर किसी ने दिया तो उस व्यक्ति का नाम है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर। मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में पहली बार बिहार में आरक्षण अलग अलग हुआ था। उस समय बिहार में काफ़ी कोहराम मचा था। जो दबंग पिछड़े वर्ग के लोग थे उन लोगों ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर पर हमला किया था कि आपने बढ़िया आरक्षण दे दिया, मतलब वर्गीकरण कर दिया, आरक्षण के अंदर आरक्षण कर दिया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर मंजे हुए राजनीतिज्ञ थे और सारी चीज़ों को बड़ी ईमानदारी से समझते हुए इस चीज़ को लागू किया। तब से लेकर के आज तक अति पिछड़ों का थोड़ा बहुत तो एम्पावरमेंट हुआ ही, खास करके नौकरियों में जो आरक्षण मिली थी। इधर के दिनों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ नीतीश कुमार जी के द्वारा। नीतीश कुमार जी के शासन 2015 में बनी थी, उसमें समर्थन कर रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव भी, कांग्रेस भी थी, लेकिन स्टेरिंग सीट पर बैठे हुए थे नीतीश कुमार जी और सारे कुछ नीतीश कुमार ही निर्णय करते थे। उसमें जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो धारणा थी आरक्षण देने का, वर्गीकरण करने का, उस वर्गीकरण के महत्व को इन्होंने खारिज कर दिया नीतीश कुमार जी ने, और अपेक्षाकृत 3 जातियां संपन्न जो थी उसको इसमें डाल दिया, जिसके वजह से काफ़ी आक्रोश हो गया। और इन 111 जातियों को, 3 जातियों को डालने से 111 जातियां आज हाशिए पर जा रही है और लगभग 70 से 100% का नुकसान इनका हो रहा है। तब से लेकर के आज तक मैं कोर्ट में भी मामला को ले गया और सड़क पर भी आंदोलन कर रहा हूँ, सदन में भी इस बात पर जब मैं था, और इसी के वजह से सदन की सदस्यता मेरी गई। मैं आज भी पूर्व विधान पार्षद नहीं, विधान पार्षद रहता मेरी 2026 तक की अवधि थी। लेकिन 3 साल पहले इसकी सदस्यता त्यागने का कारण या हटाने का कारण मैं स्वयं, मेरा ये आंदोलन बना। लेकिन आज भी मुझे इस आंदोलन पर मलाल नहीं है कि मैं 111 जातियों को, जो एम्पावरमेंट की बात है, विकास की बात है, विकास के मुख्य धारा में लाने की बात थी, उस पर मैं अडिग हूँ और आगे भी अडिग रहूँगा। इसी के से प्रमाणित होता है कि लालू प्रसाद जी ने घड़ियाली आंसू बहाया अति पिछड़ों के लिए। नीतीश काम नहीं किया। उसको मुख्य धारा में लाने का कुछ भी, शिक्षा हो चाहे ज़मीन हो चाहे और भी आरक्षण वगैरह जो भी था, उस स्तर पर लालू जी ने कुछ नहीं किया। लालू जी के बाद नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को मसीहा के नाम से जाने जाते थे, इसलिए कि पंचायती राज में आरक्षण लागू किया था। लेकिन पंचायती राज में आरक्षण नीतीश बाबू अपने मन से लागू नहीं किए थे। वे सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, उसको उन्होंने एसएलपी वापस लेकर के हाई कोर्ट के निर्णय के मुताबिक आरक्षण दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा छल किया अति पिछड़ों के साथ। आज क्या नीतीश कुमार जी को तो मसीहा कहा जाता है, अति पिछड़ों का क्या छल किया उन्होंने? नीतीश बाबू को मसीहा कहा गया था 2005 में, जो एक बहुत बड़ा निर्णय। आज तक 20 साल जो राजनीतिक जीवन नीतीश बाबू का हुआ, उसमें अगर सबसे बड़ा निर्णय नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक कदम बढ़ाया था, राजनीतिक कदम जिसको कहेंगे, वो था पंचायती राज में आरक्षण देना। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर के पटना उच्च न्यायालय 1996 के जजमेंट को हूबहू बिहार में लागू करना। उससे अति पिछड़ों में एक संदेश गया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार अति पिछड़ों के मसीहा हैं। लेकिन आप जैसे ही वो आरक्षण लागू किए, 2006 से लागू हो गया पंचायती राज में भी और नगर निकाय में भी, उसका फ़ायदा 2010 में नीतीश बाबू को बहुत कस के मिला। लेकिन 2010 के बाद वो बिहार के अंदर नीतीश बाबू की ख्याति बढ़ गई। लेकिन 2015 में जो नीतीश बाबू ने जो करामात दिखाया, क्या करामात दिखाया? करामात ये था कि अपेक्षाकृत जो संपन्न जातियां थी, जैसे तेली,
तमोली और दांगी, ये बहुत ही अपेक्षाकृत संपन्न है। उसको अनेक्सर 2 जो BC 2 है, पिछड़े वर्ग 2 अनुच्छेद से हटा करके बिना कोई सर्वे का, बिना कोई आयोग का, बिना कोई सर्वेक्षण कराए हुए उसको डाल दिया इसमें, अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा में। अब मूल अति पिछड़ा, इससे क्या नुकसान हुआ? इससे हुआ कि अब आप गांव के एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 2 बैल, पहले गांव में बैल होते थे, हल जोताता था, तो एक बैल होता था जो थोड़ा सा बदमाश होता था, जिसको मरखाह कहते थे हम लोग, और दूसरा बैल एक सीधा होता था। तो दोनों को जो अच्छा होता था मालिक है, वो जब हल से छूट करके आता था तो एक मरखाह बैल जो है अपने अंदर का जो नाद का खाना खा लेता था, अब बगल के जो बैल था उसका भी खाना पेट के खा लेता था, मैंने कमज़ोर बैल नहीं खा पाता था। तो जो चालाक किसान होता था दोनों के बीच में एक बैरियर लगाता था ताकि वो अपने नाद में खाए, अपना नाद में खाए, वो खाने के बाद इसको तंग नहीं करे। वही स्थिति आज यहाँ पर है कि वर्गीकरण में इसलिए कह रहा था, कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगरी लाल कमीशन की अनुशंसा में वर्गीकरण इसलिए किया था कि जिनकी स्थिति खराब है, जिनकी शिक्षा का, आर्थिक स्थिति, जमीन की स्थिति बहुत बदतर है, वो लोग उसके साथ कम्पीट नहीं करेंगे जो अपेक्षाकृत संपन्न है। इसीलिए अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण हुआ था। लेकिन पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़े वर्ग में लाने से फिर ये इनका जो सबसे खाना जो है सब वही खा ले रहा है। अब तो बकरी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बदमाश बैल को लाकर बांध दिया है बगल की नाद में, और वो बदमाश बैल सारा खाना खा जा रहा है। हाँ वही लगभग, या कहिए कि शेर और चीता और ये सब है वो बकरी और भेड़ के साथ बांध दिया जाए तो क्या बकरी बचेगा उसके बाण में? इसलिए बकरी का अलग होना चाहिए खाना, शेर का अलग होना चाहिए, ये सब का अलग होना चाहिए। और वो अलग कर्पूरी जी ने किया, लेकिन तथा कथित कर्पूरी के चेलों ने, लालू जी और नीतीश जी ने आज अति पिछड़ों को और भी हाशिए पर धकेलने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी बना। इसलिए आज की तारीख में इन 3 पार्टियों से, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी चूंकि सरकार में थी रही है तो वो भी बराबर की भागीदार है। इसलिए आज इन 3 पार्टियों से अति पिछड़े वर्ग के बहुत सारे बड़ी आबादी को आज बहुत आक्रोश है, और इस आक्रोश को अगर कुछ हद तक दूर करने का पहली बार बिहार के अंदर कोई नेता ने सोचा, उस नेता का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी ने सिर्फ आरक्षण की बात नहीं की, बात यहाँ तक की, तो प्रशांत किशोर को क्यों मानेगा अति पिछड़ा अपना नेता? वो तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की बात नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी ने पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण से अलग हट करके, तो अति पिछड़ों ने मानना शुरू किया है नेता बिहार में प्रशांत किशोर को। बहुत बड़े पैमाने पर उनके नज़र देख रहा है लोग, इसलिए देख रहा है कि पहली बार प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम अति पिछड़ों को आबादी के अनुसार 70 सीटें विधानसभा में देंगे। आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी पार्टी में ये दम नहीं थी कि उसका आधा सीटें भी डिक्लेयर करे कि हम अति पिछड़े वर्ग को देंगे। नंबर 1 नंबर तो मतलब जो उन्होंने किया है ऐलान, उतनी सीटें मिलेंगी? बिल्कुल मिलेगी। आज तक भी हम लोग कायम हैं उस पर, जनसुराज कायम है, प्रशांत किशोर जी कायम है, ये पब्लिक डोमेन में बातें आ गई है, बिल्कुल मिलेगी। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ी बातें कही कि सिर्फ आरक्षण के सवाल से अति पिछड़ों का समाधान नहीं हो सकता। अति पिछड़ों का बहुत बड़ी समस्या कि उनके पास खेती का जोत नहीं है, ज़मीन नहीं है उनके पास। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो आपको सुनते हुए मेरे दिमाग में जागा है। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं पूरा भारत, पूरा बिहार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछड़ों, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा मसीहा कहता है। आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को धोखा दिया, तो यह तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, पिछड़ों और अति पिछड़ों, आज अति पिछड़ों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो पिछड़ा है। जैसे 2 भाई है एक ही माँ से, और एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। छोटे भाई के साथ बड़ा भाई जब नाइंसाफ़ी करता है तो छोटे भाई का झगड़ा बड़े भाई से हो जाता है और फिर बंटवारा तक जाकर के बात बनती है। वही हाल यहाँ पर देख लीजिए कि पिछड़ों के ही लोग नेता है। 35 वर्षों से राज बिहार में किसका है? 15 साल लालू राबड़ी जी का और 20 साल नीतीश कुमार जी का। लेकिन इस 35 वर्षों में अति पिछड़ों की हालत जहां थी वहीं रह गई, बल्कि अब तो धीरे धीरे उससे बदतर होती जा रही है। ये अति पिछड़े के इंटेलेक्चुअल जो है वो समझ रहे हैं, और अब धीरे धीरे नीचे तक ये बातें जा रही है कि अति पिछड़ों के सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो पिछड़े वर्ग के तथाकथित नेता,
तो अब अति पिछड़े और पिछड़े की राजनीति को समझनी पड़ेगी। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि इतने वर्षों के शासन के बाद आज नीतीश बाबू और तेजस्वी जी की जब सरकार थी तब बिहार के अंदर जाति जनगणना कराई इन्होंने, जाति गणना कराने का ढिंढोरा पीटा इन लोगों ने और श्रेय भी लिया नीतीश बाबू और तेजस्वी जी ने भी। लेकिन क्या ये श्रेय लेना सिर्फ कि जाति गणना मैं करा दिया, लेकिन जाति गणना से जो फलाफल सामने आए, जो आंकड़े सामने आए, वो बड़ा चौंकाने वाले हैं। क्या आंकड़े हैं चौंकाने? वो आंकड़े, सबसे बड़ा बात आई कि आज सबसे बड़ा वर्ग 5 वर्ग बिहार में उभर करके आया इस जाति आंकड़े में। तो सबसे बड़ा वर्ग है अति पिछड़ा, जिसकी आबादी लगभग 38% है। तो 38% आबादी की राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। तो इसकी जिम्मेदारी किनकी बनती है? सिर्फ आपने आंकड़ा इकट्ठा करके दे दिया और 35 वर्षों से शासन था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये हाशिए पर नहीं रहे? राजनीतिक रूप से इनकी भागीदारी शून्य है। दूसरी बात, अगर इन लोगों ने आज आंकड़ा किया तो आंकड़ा आने के बाद भी कम से कम उस दिशा में ठीक है। एक मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने धोखा दिया ईबीसी को, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ईबीसी में कई पिछड़ी जातियों को शामिल करके धोखा दिया, तो प्रशांत किशोर कैसे ईबीसी को न्याय दिलाएंगे और कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? अगर मान लेते हैं कि आपकी सरकार बन गई 2025 के चुनाव में, क्या हो जाएगा ईबीसी के लिए, बताइए। प्रशांत जी अभी सरकार में तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बना लिए। तब पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने कहा कि मैं पहली बार बिहार के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी संख्या के अनुपात में अगर सीट देने की बात कर रही है, जनरल सीट पर अति पिछड़ा को जाना है, कोई रिजर्वेशन नहीं है अति पिछड़ा का राजनीतिक रूप से, वैसे सीटों के लिए उन्होंने 70 सीटें चिन्हित किया उस वर्ग के लिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है प्रशांत किशोर जी के लिए और जनसुराज के लिए भी। तो दूसरी पार्टियां फॉलो करें, आप मांग करते हैं, आप तो अपना अति पिछड़ों का संगठन चलाते हैं, आपका जो अति पिछड़ों का संगठन है वह ये मांग करता है दूसरी पार्टियों से कि आप भी दीजिए, जनसुराज दे रहा है। मैं तो यह आह्वान करता हूं लोगों से कि अगर दूसरी पार्टियां आधा भी दे अगर, तब आप स्वागत कीजिए और मैं भी उसको स्वागत करूंगा। लेकिन अभी ज़मीन पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इतनी उदारता दिखा करके अति पिछड़ों को सम्मानपूर्वक हिस्सेदारी दे सके। इसलिए प्रशांत किशोर और जनसुराज अन्य पार्टियों से अलग है। लेकिन दूसरा और भी एक कारण है कि जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने सिर्फ इसकी बात नहीं की कि मैं अगर 70 सीटें दे दूंगा तो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ जाएगा, तो अति पिछड़ों का भला हो जाएगा। क्या करेंगे प्रशांत किशोर? क्या उनके पास ब्लूप्रिंट है, विजन है बिहार के ईबीसी को आगे बढ़ाने का? उन्होंने पहली बार अति पिछड़ों के बीच में बैठक में ये बातें कही जो जनसुराज का परिकल्पना है, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अति पिछड़े वर्ग को ज़मीन की कमी है। ज़मीन जो है मात्र 7-8 जातियों के अंदर है, सिमटी हुई है। तो ज़मीन के लिए उन्होंने कहा कि ज़मीन दिलाने की बात मैं करूँगा। दूसरी बात कहा, पूंजी भी उनके पास नहीं। विकास कैसे होता है आदमी का विकास होता है शिक्षा से, पूंजी से, ज़मीन से। तो इनके पास न पूंजी है और न खेती है और न शिक्षा बढ़िया है। तो शिक्षा के लिए भी प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अब गरीब के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए अगर हमारी व्यवस्था बनेगी तो हमारी सरकार पहला दिन से ये काम करेगी और उसका फीस सरकार देगी। तो शिक्षा को भी आपने सुधार किया, पूंजी के लिए भी वो कटिबद्ध हैं। और तीसरा, क्या पूंजी के लिए क्या कटिबद्ध? पूंजी के लिए इन्होंने कहा कि हम जो है 4% के ब्याज पर लोन देंगे। आज लोन लोगों को लगाने के लिए, लघु उद्योग, छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए, आज छोटे छोटे जो उद्योग लगाने के लिए उनको लोन नहीं मिलता है बैंक से। सीडी रेशियो यहाँ बिहार का बहुत ख़राब है। इन सब बातों पर उनकी बहुत गंभीर चिंतन है और ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया है कि हमारी जब व्यवस्था बनेगी तो अति पिछड़ों को हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। वो ब्राह्मण है। अच्छा देखिए, ये जो आप कहने जा रहे थे उसी से जुड़ा सवाल है मेरा कि कहा जाता है कि बिहार कभी भी कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाता है, यह पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह है। तो क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर के मामले में क्रांति होने जा रही है? कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर का नेतृत्व पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक स्वीकार करेगा? देखिए, ये तो भ्रम फैलाया गया कि सिर्फ बिहार में कास्ट की बात होती है, अन्य प्रांतों में नहीं होती है। लेकिन यथार्थ है कि कास्ट इस
रियलिटी है पूरे देश में। रियलिटी है और पूरे देश की ये रियलिटी है। लेकिन हर कास्ट में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, योग्य और अयोग्य लोग होते हैं। तब प्रशांत जी ने ये कोशिश की है, एक नई बात है कि हर कास्ट में जो अच्छे लोग हैं उनको लेकर के हम चलें और उनके द्वारा बिहार को बदलाव का जो स्टिग्मा एक लगा हुआ है कि बिहार बदलेगा नहीं, बिहार के बाहर बिहारी बदनाम हैं और बदनामी के रूप में देखे जाते हैं, उस स्टिग्मा को ख़त्म करने का जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी ने संकल्प लिया है कि मैं वो महाभारत के चक्रव्यूह के तरह, अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, या तो बिहार के सुधार के दम लूँगा या फिर इसी में मर मिट जाऊँगा। इस मिशन के साथ प्रशांत जी काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा स्वागत का काम है। जो स्वागत और अति पिछड़ा युवा जो है, आप प्रोफेसर हैं, युवाओं से इंटरेक्ट भी करते रहते होंगे, छात्र संगठनों से इंटरेक्ट करते रहते होंगे, उनके बीच क्या है, एक्सेप्टेंस है प्रशांत किशोर का अति पिछड़ा युवाओं में? मुझे तो एक मित्र हमारे कह रहे थे जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वे कह रहे थे कि अब पार्टी के नेता हैं ये बता दीजिए। ये भाजपा के नेता हैं। उनके पार्टी के नेता जब टेबल पर अपने घरों में खाना खा रहे थे तब वो उनके बच्चे और उनकी पत्नी कह रही थी कि भाई आप जो कहो, लेकिन मैं तो प्रशांत जी को ही वोट दूंगा। प्रशांत जी जो अलग हट करके बातें कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। तब ये प्रशांत जी हर घरों में चल गए हैं। जितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे हैं प्रशांत जी, जो जिम्मेवारी प्रतिपक्ष को नेता की थी वह काम आज प्रशांत जी कर रहे हैं। तब प्रशांत जी ने बहुत कम समय में हर घर में और ख़ास करके युवाओं में ये प्रवेश कर गए हैं। अब युवा इनको विश्वास की नज़र से देखता है और एक आशा भरी नज़रों से देखता है कि हो सकता है कि प्रशांत जी की व्यवस्था हो, बदले तो युवाओं पर भी और सारे बिहार पर भी इसका असर दिखाई देगा। इस नज़रों से पूरे बिहार के लोग इनको देख रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर आपकी पार्टी में है, जनसुराज में, और यह कहा जाता है कि जितनी प्रमुखता से उनको सामने दिखना चाहिए वे नहीं दिख पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वे भी तो अति पिछड़ा के जो सबसे बड़े नेता हैं रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, उनकी पोती हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार की जागृति ठाकुर डॉक्टर हैं और काफ़ी मिलनसार, बुद्धिमान और ये हैं, बल्कि उनके विरासत में उस घर में सबसे अधिक विद्वान कोई आज सकुशल कोई हैं तो वो डॉक्टर जागृति ठाकुर जी हैं। तो जागृति ठाकुर जी को जन सुराज में जुड़ना ही इस बात का पूरे बिहार में संदेश गया कि अति पिछड़ों के सबसे बड़े महान नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उनकी पोती इतनी समझदारी के बाद, इतनी सकुशल होने के बाद आज ये निर्णय पर पहुंची है, जब वो भी यंग हैं अभी, और यह निर्णय पर पहुँचे कि हम जनसुराज के द्वारा राजनीति करेंगे। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश गया है। अब जनसुराज की भी ये प्रयास है, जागृति ठाकुर जी की भी ये प्रयास होनी चाहिए। जागृति ठाकुर चुनाव लड़ेंगे इस बार? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगी। ये चुनाव की जब समय आएगा तो घोषणा की जाएगी। और जागृति ठाकुर जी को जनसुराज चाहती है कि वे सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर आगे बढ़ करके बैटिंग करें ताकि बिहार के अंदर और अच्छा संदेश जा सके। हम लोग सब लगे हुए हैं कि जागृति ठाकुर जी को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों की भी जाने की ज़रूरत है। पार्टी भी तैयार है, जागृति जी से भी हमारी अपेक्षा है। तो सुना आपने रामबली सिंह को। रामबली सिंह प्रोफेसर हैं, जनसुराज के नेता हैं, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि इसी लड़ाई की वजह से हमने अपनी जो एमएलसी की सीट है वो गंवाई है। तो रामबली सिंह कह रहे हैं कि घर घर में प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है और प्रशांत किशोर के साथ अति पिछड़ा समाज के युवा बड़ी संख्या में खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, जो बात प्रोफेसर रामबली सिंह कह रहे हैं वह कितनी ज़मीन पर 2025 के चुनाव में उतर पाती है, इसका इंतज़ार सबको रहेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।